प्रिय विद्यार्थियों, आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल पुष्पा सर ऑफिशियल में। तो आज हम देखेंगे नया टॉपिक 10th क्लास का, जिसका नाम है रंजक। रंजक नहीं, आप हेडिंग लगाएं सूचक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर। देखो, अब हम देखेंगे सूचक क्या होता है। सूचक सूचक एक प्रकार का क्या होता है, आपका एक प्रकार का यह होता है क्या, रंजक। रंजक मतलब इसका एक निश्चित कलर होगा। जैसे हम अम्ल या क्षार में डालेंगे तो उसका रंग बदल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह एक रंजक होता है। यह एक रंजक होता है जो क्या करता है, अम्ल या क्षार के मिश्रण के साथ क्या बोलता है, रंग बदलता है। अभी हम दिखाएंगे इसका लाइव प्रैक्टिकल। तो आप क्या दिखेंगे, यह एक रंजक होता है जो क्या करता है, जो अम्ल या क्षारक के साथ मिश्रण पर रंग बदलता है। बदलता है। तो क्या लेंगे, इट इज अ रंजक। तो जो आपके सूचक हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल सुनिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मानव द्वारा निर्मित को बोलते हैं आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। ठीक है, हाँ। और दूसरा है आपका नेचुरल। नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर क्या है आपका, नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर, ठीक है, ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल सूचक यानी इंडिकेटर। ठीक है, तो इसमें आप तीन तीन इंडिकेटर को पढ़ोगे। तो इसमें आप पहला पढ़ोगे क्या, आप इसमें पढ़ोगे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, और दूसरा पढ़ोगे फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। और लास्ट पढ़ोगे आप सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। मेथिल ऑरेंज, सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, और कृत्रिम सूचक में, प्राकृतिक सूचक में आप पढ़ोगे कौन कौन से, आप इसमें पढ़ोगे लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, और दूसरा पढ़ोगे टर्मरिक यानी हल्दी, और तीसरा पढ़ोगे क्या, रेड कैबेज, लाल बंद गोभी। बंद गोभी, ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे आपका प्राकृतिक सूचक में लिटमस पेपर, हल्दी, उसके बाद फिर लाल बंद गोभी, फिर इस पर आएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करें तब तक। तो अब हम देखेंगे लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक का टाइप है। तो पहले तो हम लिटमस पेपर के क्या देखेंगे, न्यूट्रल कलर देखेंगे यानी उदासीन रंग देखेंगे इसका, यानी एक्चुअल कलर क्या है इसका। तो इसका जो उदासीन रंग है, इसका उदासीन कलर क्या है, इसका उदासीन कलर होता है बैगनी। कैसा होता है, बैगनी। बैगनी रंग होता है इसका उदासीन। और आपसे पूछे जो अम्ल आपके होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, हाँ, तो आप क्या लिखो, अम्ल क्या कहते हैं, अम्ल नीले लिटमस को, लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। लाल लिटमस में बदलते हैं। ठीक है, अब इसका वो भी दिखाएंगे, बदलते हैं। जो आपके क्षार होते हैं वे क्या करते हैं, क्षारक या क्षार बोल रहे हैं, क्षारक क्या करते हैं, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। नीले लिटमस में बदलते हैं। ठीक है, तो इसके तीन बातें होंगी किसके, लिटमस पेपर के बारे में। ठीक है, इसका उदासीन रंग कैसा होता है, एक्चुअल का बैगनी होता है। और अम्ल
अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीली लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस में बदलते हैं, और जो क्षारक होते हैं लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो किसके, लिटमस पेपर के। इसके बाद हम देखेंगे क्या, टर्मरिक यानी हल्दी। ठीक है, तो आप इसमें नोट करें क्या लिखेंगे, लिटमस पेपर उदासीन रंग मीन्स। अब आप देखें हल्दी, हल्दी का न्यूट्रल कलर क्या होता है, यानी उदासीन रंग, इसका उदासीन रंग, इसका उदासीन रंग कैसा होता है, आपको पता है ये हल्दी कैसी होती है, पीली होती है, येलो होती है, कैसे होती है इसकी, येलो। इसका उदासीन रंग कैसा होता है, येलो, यानी मीन पीला, न्यूट्रल कलर। ठीक है, और आप पूछें अम्ल के साथ इसका रंग कैसा होगा, अम्ल के साथ विद एसिड कैसा होगा, अम्ल के साथ भी कैसा होगा, येलो ही रहेगा। यानी जब आप हल्दी के ऊपर एसिड डालोगे तो उसका कलर येलो का येलो ही रहेगा। ठीक है, जब आप बेस डालोगे तो क्या रहेगा, यानी क्षारक के साथ कैसा होगा, बेस क्षारक के साथ कैसा हो जाएगा, क्षारक के साथ इसका कलर हो जाएगा ग्रीन कलर, कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर है। ठीक है, यानी हरा। ऐसे आपने रुमाल देखी, रुमाल पर शादियों में टर्मरिक लग जाती है, जब उसको सोप से धोते हैं तो उसका कलर हल्का सा हरा हरा पड़ जाता है, क्योंकि उसमें बेस होता है ना, इसलिए। तो क्षारक के साथ हल्दी का किस रंग हो जाएगा, हरा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये आपका हल्दी हो गया, और लास्ट बचा है, तो फिर जब झाड़ते हो आप घर पर करके देखना, वह कलर हो जाता है रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ी जांच करेंगे। हम देख रहे हैं रेड कैबेज, रेड कैबेज का न्यूट्रल कलर क्या होता है, उदासीन रंग। आपको पता है रेड कैबेज, लाल बंद गोभी सुनी है, तो उसका उदासीन कलर कैसा होता है, उदासीन कलर कैसा होता है, रेड ही होता है। ठीक है, और इसके अम्ल के साथ बात करें, विद एसिड, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ इसका रंग कैसा हो जाएगा, अम्ल के साथ इसका रंग कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्षारक के साथ इसका रंग कैसा हो जाएगा, विद बेस, क्षारक के साथ इसका रंग हो जाता है ग्रीन कलर। हाँ, ये वाला ग्रीन है। ठीक है, क्षारक के साथ इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। जब आप लाल रेड कैबेज के ऊपर आप क्षारक डालोगे तो उसका रंग हो जाएगा आपका ग्रीन, और एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा, रेड का तो रेड ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मैथिल ऑरेंज, जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर का टाइप है। तो आप इसमें देखें मैथिल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर क्या होता है, यानी मीन्स उदासीन रंग, इसके नाम में कलर छुपा हुआ है, इसका उदासीन रंग होता है ऑरेंज, मीन्स नारंगी, ऑरेंज कलर होता है इसका। ठीक है, और अम्ल के साथ इसका रंग कैसा हो जाएगा, जब हम एसिड को मैथिल ऑरेंज के ऊपर डालेंगे। ठीक है, मैथिल ऑरेंज के अम्ल के साथ, इसका अम्ल के साथ रंग हो जाता है कैसा, रेड, कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, नहीं, हाँ, रेड ही हो जाता है। ठीक है, अब इसकी बात किसकी बात करें हम, अब बात करें क्षारक के साथ कैसा हो जाता है इसका कलर, क्षारक के साथ, इसका क्षारक के साथ कलर हो जाता है कैसा, इन कलर को अभी याद रखना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा करके। क्षारक के साथ इसका रंग हो जाता है येलो कलर का। जब आप मेथिल ऑरेंज में क्षारक को मिक्स करोगे, या क्षारक में मेथिल ऑरेंज मिक्स करोगे, तो आपका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, वो अम्ल के साथ रेड कलर का हो जाएगा, और न्यूट्रल रंग तो उदासीन आपका है ये ऑरेंज कलर का। ठीक है, अब हम देखेंगे फिनोल्फ्थालीन का न्यूट्रल कलर क्या होता है, उदासीन रंग, उदासीन नहीं, उदासीन, उदासीन कलर क्या होता है, तो जो फिनोल्फ्थालीन है इसका उदासीन रंग होता है रंगहीन, यानी कलरलेस होता है ये, कैसा होता है, कलरलेस, रंगहीन होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। जैसे अम्ल के साथ बात करें, जब हम फिनोल्फ्थालीन को एसिड के ऊपर डालेंगे के साथ कैसा रंग होगा इसका, इसका भी रंग क्या होगा आपका, रंगहीन होगा, कलरलेस, कोई रंग नहीं, रंगहीन कलरलेस। जब क्षारक डालेंगे, क्षारक के साथ, इसका क्षारक के साथ इसका रंग बदल जाएगा, वो होगा पिंक कलर का, यानी गुलाबी। ठीक है,
तो फिनोल्फथालीन का क्षार के साथ रंग कैसा होगा आपका? गुलाबी होगा। ठीक है, अब हम इन जितने भी हमने वो पढ़े हैं इंडिकेटर, अभी हम उनको दिखा रहे हैं आपको। हाँ देखो, अब हम देख रहे हैं लवण यानी सॉल्ट। सॉल्ट आपको पता है सॉल्ट कब बनते हैं? जब हम क्या करते हैं, जब अम्ल को किसके साथ मिलाते हैं? जब हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं, रिएक्ट कराते हैं। जब आपका अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है और जल मिलता है। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखो, जब आपका एसिड क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण बोलते हैं। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। पता ही होगा आपको, लेकिन लिखने के लिए आपको लिखना भी पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे? जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जो पदार्थ बनता है लवण कहलाता है। ठीक है, लवण कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लिया, हमने कौन सा वाला HCl हम ले लिया, किससे कराया हमने रिएक्ट? NaOH से कराया। तो क्या बना आपका लवण ग्रुप में? NaCl प्लस क्या आपका जल निकल गया। यही आपका क्या कहलाया? सॉल्ट कहलाया, लवण कहलाया। लिखाइए ऊपर। ठीक है, तो आपकी यह परिभाषा हो गई। जब आपका अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहेंगे? हम लवण कहेंगे। और देखो, मैंने आपको अम्ल और क्षार के प्रकार भी बताए हैं। आपका जो अम्ल है दो प्रकार का होता है, एक प्रबल एक दुर्बल, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। इसी प्रकार क्षार भी आपको दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक वाला। तो आपको यहाँ प्रश्न बन जाएगा, यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में मिलाएंगे तो कैसा लवण प्राप्त होगा? ठीक है, अभी हम बताएंगे। देखो, मैंने आपको यहाँ पर बताया अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करे लवण और जल देता है। अगर मैं क्या करूं, अम्ल की जगह कौन सा अम्ल ले लूं? अगर मैं प्रबल अम्ल ले लूं, कौन सा अम्ल ले लूं? प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, किसके साथ रिएक्ट कराऊं उसको? मैं इसको रिएक्ट कराऊं किससे? देखो, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। जो आपका प्रबल अम्ल है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं लिखूं प्रबल क्षार, उसको क्या बोलूंगा मैं? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो मैं प्रबल अम्ल को इंग्लिश में क्या बोले? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको क्या लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको क्या लिखूंगा? SB यानी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अगर आपका जो दुर्बल अम्ल हो, क्या हो? दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड। ठीक है, तो उसको क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? WA। सही है, वीक एसिड। सही है। इसी प्रकार क्षार को क्या लिखूंगा? WB यानी वीक बेस। ठीक है, अब इतना बड़ा बार बार लिखूंगा तो समस्या हो जाएगी, तो समझ रहे हो? अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराऊं? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराऊं। ठीक है, तो आपका जो पीएच मान की बात कर रहे हैं, तो आपका पीएच मान है जो सॉल्यूशन लवण बनेगा उसका पीएच मान कितना होगा? उसका पीएच मान होगा कितना? 7। कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, अगर आपके स्ट्रॉन्ग एसिड ने किसके साथ एक्शन की है? वीक बेस के साथ एक्शन की है, तो पीएच मान बताओ कितना होगा? बता सकते हो आप? जो स्ट्रॉन्ग एसिड ने किसके साथ एक्शन की? वीक बेस के साथ। यानी प्रबल अम्ल ने दुर्बल क्षार के साथ अभिक्रिया की, तो पावरफुल बेस से समझ सकते हो। पावरफुल कौन है? प्रबल अम्ल ही तो पावरफुल है, और उसकी पीएच मान क्या होता है? 7 से कम ही तो होता है। तो जो विलेन बनेगा उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा? कम वाला है ज्यादा वाला है? 7 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अब यहाँ पर एसिड कौन सा ले लूंगा? वीक एसिड ले लूं। ठीक है, और वीक एसिड को किसमें मिलाऊं मैं? स्ट्रॉन्ग बेस में मिलाऊं। ठीक है, तो आप इसमें देखें अधिक पावर किसकी हो रही है? यानी मैंने दुर्बल अम्ल में प्रबल क्षार को मिलाया है, तो पावर इसकी वाली है ना, प्रबल क्षार की। तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। तो जो विलेन बनेगा उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा, पीएच ग्रेटर देन 7। और आपका एक कंडीशन हो रहेगी, बताओ कौन सी कंडीशन? वीक वाली। और वीक वाली की तो हम पता ही नहीं कर सकते। हाँ, उसका तो बता ही नहीं सकते ना। देखो, जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो पीएच मान 7, और एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, एसिड की बात करें तो पीएच मान 7 से कम हो जाएगा।
अब आपका बेस ही स्ट्रांग हो जाए और वीक क्या हो जाए आपका एसिड हो जाए तो पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। अब दोनों वीक है तो पता ही नहीं कर पाएंगे 7 से ज्यादा कि 7 से कम के साथ, उसका हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको उसको देखकर बताना है इसका पीएच 1 कितना होगा। कैसे पता करोगे, आप उसमें देख लोगे कौन से किसका पार्ट है। देखो फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा क्या, कैल्शियम सल्फेट लिखा, तो आप इसे देखकर बता सकते हैं इसका पीएच 1 कितना होगा। देखो तो आप क्या करोगे, इसमें चेक करोगे कौन कौन से पार्ट है इसमें, प्रबल अम्ल का भाग कितना है, या प्रबल क्षार का कितना भाग है, या दुर्बल क्षार का कितना भाग है, या दुर्बल अम्ल का क्या भाग है। देखो आपको SO4 किसका दिखाई दे रहा है, ये अम्ल का भाग नहीं है। H2SO4 सुना होगा आपने, उसका SO4 यहाँ पर आ गया है। और कैल्शियम कहाँ से आया, आपने सुना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका Ca आ गया है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Ca भाग है। ठीक है, ये किसका भाग है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और SO4 किसका भाग है, H2SO4 का। इतना तो पता है ना। आप बताएं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कैसा बेस है, वीक वाला है ना, ये वीक बेस है। अभी मैंने आपको बताया था पोटेश KOH और NaOH को छोड़कर जितनी बचे हुए सब क्या है, कमजोर वाले हैं। जो वो दोनों हैं वो आपके स्ट्रांग वाले हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वीक बेस हो गया। अब आपका H2SO4, मैंने आपको 3 एसिड बताए थे, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपके कैसे हैं, स्ट्रांग है, और बाकी सब वीक। देखो SO4 किसका भाग है आपका, स्ट्रांग एसिड का, और कैल्शियम किसका भाग है, वीक बेस का। तो पीएच 1 कितना होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, आपको ऐसे ही विलियन दे देगा, कहेगा पीएच 1 बताओ, 7 से कम 7 से ज्यादा, तो आप क्या बताओगे, 7 से कम। ठीक है, तो मैं आपको और दे दूं तो आप बता दोगे, बता दोगे। देखो अभी मिल रहे हैं, बस आपको ये पता करना है कौन सा किसका पार्ट है, वीक एसिड का भाग है, स्ट्रॉन्ग एसिड का भाग है वो, उधर वाले कौन सा पार्ट का भाग है। ठीक है, तो मैं कुछ लिख रहे हैं आपको बताने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका क्या, CH3COONA, तो आप ये बताएं इसका पीएच 1 कितना होगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, NaHCO3, आप इसका पीएच 1 बताएं। एक और लिख दिया मैंने NH4 का होल टू बाई SO4, इसका पीएच बताएं। ठीक है, इतनी ही है, तो आप इतने का पीएच मान बताएं। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यदि दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 1 7, समझ में आया। और एक वीक है, अगर आपका अम्ल वीक है, क्षार मजबूत है, तो पीएच मान 7 से अधिक होगा। अगर अम्ल मजबूत है, क्षार कमजोर है, तो पीएच मान 7 से कम होगा। अब आपको पता करना है, पर आपको देखना पड़ेगा ये कौन से वाले अम्ल का भाग है, ये कौन से वाले क्षार का भाग है, ये आपको पता चल जाएगा तो आप बता लोगे आसानी से। तो इसमें कोशिश करें। देखो ठीक है, मैं पहला करा रहा हूँ। देखो CH3CW, आपने एक एसिड सुना नहीं था, CH3CWH, एथेनोइक अम्ल, यानी कैसा है, मैंने आपको 3 लिखा है, सीधी सी बात है, HCl, H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल, उनमें से तो नहीं है, या कि मानिए क्या आपका वीक एसिड है। और Na किसका भाग है, ऊपर वाले जो 3 थे उनको छोड़ने के बाद सारे के सारे वीक, हाँ, तो उनमें से तो नहीं है ये, तो वीक एसिड हो गया। और देखो दूसरा वाला, देखो अब ये वाला Na किसका भाग है, NaOH का भाग नहीं है, ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो पीएच 1 कितना होगा, ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा। ठीक है, और देखो क्षार वाले में आपके 2 छोड़ने के बाद साफ के साफ कमजोर, जैसे कि NaOH और KOH, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग है, और इनको छोड़ने के बाद जो क्या बचे आपके वीक बचे। अब आप इसमें बताएं, अब आप इसमें बता सकते हैं, आप इसमें बताने की कोशिश करें, सोचो सोचो। कौन सा वाला, सबसे ज्यादा कैसे पता किया, कौन सा वाला बता रहे हो, दूसरा वाला तीसरा वाला, इसका पीएच 1 7 से ज्यादा, अच्छा 7 से ज्यादा, हाँ 7 से ज्यादा।
तीसरे में 7 है भैया। देखो 7 ही है। अब आप पहचाने जो आपका NH4 है वो किसका भाग है, इसका भाग नहीं है। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका बेस है, उन दोनों से अलग है। तो यानी कि आप क्या क्या होगा, ये आपका हो गया वीक बेस हो गया। ये तो आपको पता है H2SO4 का भाग है, तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी pH1 क्या हो गया आपका 7 से कम हो गया, ये वाला होगा। और इसका क्या होगा पता ही चलेगा, होगा 7 से ज्यादा। क्यों, क्यों आपको पता है ये आपका क्या है, वीक एसिड है, ये आपका वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इसलिए। तो ये हो गया, ठीक है। तो आपके लवण खत्म हो गए हैं, मतलब लवण आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। अब हम देखेंगे कुछ लवण हैं, महत्वपूर्ण लवण, अब उनके यूजली देखेंगे किस प्रकार बनाए जाते हैं और किस प्रकार उनको प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप पहला लवण डालेंगे, कौन सा पहला लवण डालेंगे, सोडियम क्लोराइड। पहचाना सीखे, इसी प्रकार आपको दे देगा ये सॉल्यूशन है, आप बताइए इसका पीएच मान कितना होगा। मॉडल नहीं मिल रहा है, उस मॉडल में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। देखो तो आप पहली हेडिंग लगाएं, साधारण नमक, कॉमन सल्ट, कैसे बनाया जाता है, क्या यूज होते हैं, कैसे प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक यानी कॉमन सल्ट, साधारण नमक कॉमन सल्ट। पहले तो उसका देखो आप केमिकल नेम देखो, केमिकल नेम मीन्स रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम जानते हो। पहले तो सबसे पहले आप देख लो केमिकल फॉर्मूला देख लो, तब नाम तो तभी बता पाओगे। केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। नमक का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र NaCl, NaCl, ठीक है। और तो रासायनिक नाम क्या होगा इसका, सोडियम, अरे सोडियम क्लोराइड, क्या हो गया इसका नाम, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला NaCl और केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 8 9th में, नमक कैसे प्राप्त करते हैं, डिस्टिलाइजेशन और वाष्पीकरण होता है, इसको क्या बोलते हैं, एवोरेशन कुछ बोलते हैं, वेपोराइजेशन। वाष्प के रूप में हम समुद्र किनारे पर होता है, वो बना लेते हैं, वो खेती से कर लेते हैं, मेड़ लगा लेते हैं, पानी उसमें आता है, उसमें भर जाता है, पानी तो चला जाता है, नमक नमक रह जाता है, वाष्प रूप से ही प्राप्त करते हैं, आश्वान विधि से ही प्राप्त कर लेते हैं, ठीक, उनको छोड़ें। तो आप इसके डायरेक्ट क्या लिखें, यूज लिखें, प्रयोग, उपयोग किसमें होता है आपका ये उपयोग, यूजेस, यूजेस, ठीक है, किसके, नमक के। तो नमक का यूज कहाँ करते हैं, खाना तो बनेगा उसमें स्वाद लाने के लिए, ठीक है। और आज आपका अचार में इसका प्रयोग होता है, अचार खराब ना हो जाए इसलिए इसको नमक को भी डालते हैं। तो आप पहला यूज ले सकते हैं, अचार को खराब होने से बचाने के लिए, अचार को खराब होने से बचाने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। और अचार खराब ना हो जाए, और खाना पकाने में तो करते ही हैं, खाना पकाने में, खाना पकाने में, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाने में, पकाने में अचार को क्या बोलेंगे, खराब होने से बचाने के लिए। और सेकंड है, आपने देखा होगा जो बर्फीले एरिया होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी बर्फ जम जाती है हाईवे पर, तो गाड़ी को निकलना भी होता है, रास्ता साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं, सुन बर्फ गल जाती है। देखा नहीं है जम्मू कश्मीर वाले एरियो में सड़क के ऊपर बर्फ की बर्फ आ जाती है, तो जल्दी साफ भी करना पड़ता है, तो नमक डाल देते हैं। तो नमक क्या करता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, हिमांक को क्या कर देता है, कम कर देता है, इसलिए उसका प्रयोग वहां भी करते हैं। तो आप तो तीसरा पॉइंट है इसका किसमें,
फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने में, किसकी, जल की फ्रीजिंग पॉइंट को, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने में क्या लिखोगे, जल के हिमांक को कम करने में, कम करने में। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट अभी नीचे लिखाऊंगा, इस जगह नहीं है। पहला, अचार को खराब होने से बचाने के लिए, खाना पकाने में जल की मांग को कम करता है, कम करने में यानी फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने में वाटर द्वारा है, ठीक है, रिड्यूस करने में। और जो लास्ट है, जो आपका नमक है, इससे कई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि आपका वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसी से बनाया जाता है। तो आपके लिए क्या लिखोगे, इसका प्रयोग इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग निम्नलिखित, हाँ एरो लगा सकते हैं, इसका प्रयोग निम्नलिखित पदार्थों को बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग निम्नलिखित पदार्थों को बनाने में किया जाता है। पहला आपका हो गया जैसे कि कास्टिक सोडा, यानी ये वाला कास्टिक सोडा, मैंने नाम भी लिखाया था उस दिन। कास्टिक सोडा कौन सा वाला, ये वाला NaOH वाला, ये आपका कास्टिक सोडा है। और दूसरा है वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा, सूत्र बाद में लिखाएंगे, इसका सूत्र बड़ा है, धावन सोडा। और तीसरा है इसका बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा। अब तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या यूजेस होते हैं इनके। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, यहीं से पेपर प्रश्न आते हैं आपके। एक हो गया व्यंजक चूर्ण। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।